हर हमारे दोस्तों शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज पीपीए की फर्स्ट यूनिट। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द फॉर्मल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस used to communicate with computers and create software. It's allow programmers to write program that computer can execute. Programming language are broadly divided into two parts, low level and high level. तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक तरीका है जो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। इसके माध्यम से प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो कंप्यूटर समझ सके और एग्जीक्यूट कर सके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दो प्रकार होते हैं, लो लेवल एंड हाई लेवल। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी आपकी लैंग्वेज है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है लो लेवल लैंग्वेज। दीज आर क्लोजर टू मशीन लैंग्वेज एंड are more hardware specific. They are fast but difficult to understand and write. Machine language, binary code 0 and 1s, directly understood by computer. Assembly language, use mnemonic short code instead of binary, need an assembler to convert into machine language. तो जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये लैंग्वेज मशीन के क्लोज होती है और हार्डवेयर स्पेसिफिक होती है। ये फास्ट होती है पर समझने और लिखने में मुश्किल होती है। मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड 0-1 का यूज होता है जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो केवल 0 और 1 ही समझता है, वो होती है मशीन लैंग्वेज। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आती है लो लेवल में। असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स होते हैं, शॉर्ट कोड्स जिनका यूज होता है। इस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर की जरूरत होती है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा कि असेंबलर क्या काम करता है। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर जो होता है केवल मशीन लैंग्वेज समझता है 0 और 1। बाकी जितनी भी हमारी हाई लेवल में लैंग्वेज आएंगी असेंबली लैंग्वेज है उनके बीच कोई ना कोई ऐसा होगा समझाने वाला जो कंप्यूटर को समझा सके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उस वाले कोड को। जैसे मान लीजिए हम पाइथन सी लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज में कोड लिखेंगे तो बीच में एक कंपाइलर होगा जो क्या करेगा उस लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर समझ लेता है हमारा। जैसे कि मैंने बताया हाई लेवल लैंग्वेज, दीज आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड इजियर टू अंडरस्टैंड, राइट एंड डिबग। एग्जांपल C++, जावा, पाइथन। These language require compiler और interpreter to convert them into machine language. अब हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है ये ह्यूमन लैंग्वेज के करीब होती है और इन्हें समझना और लिखना आसान होता है। एग्जांपल C++, जावा, पाइथन। चारों लैंग्वेज आप BCA में पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप सेमेस्टर करते जाएंगे ऐसे ऐसे आपकी लैंग्वेज आती जाएंगी। पहले C आएगी, फिर C++ आएगी, फिर जावा आएगी। इन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत होती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या करता है, एक मीडिएटर की तरह काम करता है। जैसे आप सी लैंग्वेज में किसी भी हाई लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो क्या करेगा कंपाइलर या इंटरप्रेटर उस वाले कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा और कंप्यूटर से समझ लेगा। ए ट्रांसलेटर इज ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट कोड राइट इन वन लैंग्वेज टू अनदर, यूजुअली हाई लेवल कोड इनटू मशीन कोड। There are three main types of translator: assembler, compiler, or interpreter. Assembler convert assembly language code into machine language. Compiler convert the entire high-level code into machine language at once. The programmer is then executed. Example: C language use a compiler. Interpreter convert high-level code into machine line by line, executing is immediately. देखो वही बात आ गई ना ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर में तीन तरह के होते हैं। ट्रांसलेटर एक प्रोग्राम है जो लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ज्यादातर हाई लेवल कोड को मशीन कोड में। ट्रांसलेटर के तीन टाइप होते हैं। सबसे पहला असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज की दूसरी लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज के अलावा असेंबलर जिसमें निमोनिक्स थे, उस वाली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है असेंबलर। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर हाई लेवल कोड को एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। एग्जांपल सी लैंग्वेज कंपाइलर का यूज करती है। इंटरप्रेटर हाई लेवल कोड को लाइन बाय लाइन मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और तुरंत एग्जीक्यूट करता है। एग्जांपल पाइथन इंटरप्रेटर का यूज करती है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर तो दोनों एक काम कर रहे हैं, हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। तो जो कंपाइलर होता है जैसे आपने कोड लिख दिया तो वो एक साथ पूरे कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर इंटरप्रेटर का यूज करेगी लैंग्वेज तो जो इंटरप्रेटर होगा वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। पहले वन लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, ऐसे। तो कंपाइलर जो होता है फास्ट होता है, इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो होता है। जैसे पाइथन होगी कंपाइलर इंटरप्रेटर का यूज करती है, आपकी सी लैंग्वेज कंपाइलर का यूज करती है, जावा लैंग्वेज जो होती है वो कंपाइलर का भी यूज करती है और इंटरप्रेटर का भी यूज कर सकती है। ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है कि जावा ऐसी लैंग्वेज बताइए जो दोनों का यूज करती हो। तो जावा जो है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा ओवरव्यू लैंग्वेज के बारे में।
कितने प्रकार की होती हैं? दो तरह की होती हैं, लो लेवल, हाई लेवल। लो लेवल मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज जो केवल 0 और 1 का यूज करती है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज जो मिमोनिक का यूज करती है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है जो क्लोजर टू ह्यूमन होती है, और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो क्लोजर टू मशीन होती है, यानी कंप्यूटर। और ट्रांसलेटर क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इसमें 3 तरह के होते हैं, असेंबलर कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाई लेवल को मशीन कोड में, और इंटरप्रेटर भी कन्वर्ट करता है हाई को मशीन में। कंपाइलर जो होगा वो आपका पूरा कोड एक बार में कन्वर्ट कर देगा, और इंटरप्रेटर होगा जो वो लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करेगा। अब आ जाते हैं हम जो पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में सी लैंग्वेज। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट बेल लैब्स इन 1972। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, हर बार आता है। पर्पस टू क्रिएट ए लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पेसिफिकली यूनिक्स। Evolution derived from earlier language called B developed by Ken Thompson. C introduced features like structure programming, portability, and efficiency. Popularity used to develop system software, application software, and embedded systems. Basic of many modern programming language like C++, Java, and Python. इसके पापा कौन है? इसके पापा हैं डेनिस रिची। बेल लैब में इन्होंने बनाया 1972 में। पर्पज क्या था इनका? स्पेसिफिकली ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए बनाया। जो हम आज चला रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे विंडोज हो गया, या फिर आप फोन में क्या चलाते हैं एंड्रॉइड हो गया, या किसी किसी के पास आईफोन होगा वो मैक हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पर्पस था इसका क्रिएट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। इवोल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका नाम कहां से पड़ा? सी। ये जो इसका नाम सी पड़ा है ये एक पुरानी लैंग्वेज बी से ड्राइव हुआ है। कैम थॉमसन ने डेवलप की थी बी लैंग्वेज। सी ने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, पोर्टेबिलिटी और इफिशिएंसी जैसे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। पॉपुलैरिटी ये यूज होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एम्बेडेड सिस्टम बनाने के लिए यूज होती है। मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन का बेस है ये। वो जो लैंग्वेज ड्राइव हुई है वो सी लैंग्वेज से ही हुई है ड्राइव। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं सी लैंग्वेज की। सिंपल एंड एफिशिएंट, कंबाइन सिंप्लिसिटी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज विद कंट्रोल ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सपोर्ट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बाय ब्रेकिंग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर फंक्शंस। पोर्टेबिलिटी, कोड राइट in C can be executed on different machines with minimal changes. These set operators include arithmetic, logical, bitwise, relational, and more operators. Extensibility, allow the addition of new features using libraries and functions. Low-level access, provide features like pointer which allow direct manipulation of memory. Powerful, support complex operations like file handling, dynamic memory allocation, and recursion. Fast executing, program written in C execute quickly because it is closer to machine language. Standardized library, offer a standard set of built-in functions for tasks like input, output, math operation, and string handling. Widely used, suitable for variety of application including operating system, compiler, and game development. हिंदी में देखते हैं थोड़ा सा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी लैंग्वेज के गुण। सबसे पहला है सिंपल और एफिशिएंट। हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स को कंबाइन करती है। जो सी लैंग्वेज थी वो जो एक ना हम मिड कैटेगरी भी बना सकते हैं, लो लेवल और हाई लेवल के बीच में, तो मिड कैटेगरी में आएगी सी। तो हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स को कंबाइन करती है। सेकंड है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, जैसे प्रॉब्लम को छोटे फंक्शन में तोड़कर सोल्व किया जा सकता है। फंक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बस ये याद रखिए कि ये जो है छोटे छोटे फंक्शन में तोड़कर ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है। सी में लिखा गया कोड अलग अलग मशीन पर कम चेंज के साथ चल सकता है। जिस सेट ऑफ ऑपरेटर अर्थमेटिक, लॉजिकल, बिटवाइज, रिलेशनल ऑपरेटर का समर्थन करती है। ये भी हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे गुणा, भाग, घटा, जोड़, ये सब ऑपरेटर्स ही होते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी, लाइब्रेरीज ऑफ फंक्शन का यूज करके नए फीचर्स ऐड की फैसिलिटी। लाइब्रेरीज का भी हम यूज करेंगे, फंक्शन का भी यूज करेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, पहले से ही एक फंक्शन बना होता है कि हमें प्लस करने पर ये होगा, माइनस करने पर ये होगा। तो ये जो होते हैं ये इनबिल्ट फंक्शन होते हैं इनके, जो लाइब्रेरीज में ऐड होते हैं। लो लेवल एक्सेस, पॉइंटर्स जैसे फीचर्स प्रोवाइड करती है जो मेमोरी को डायरेक्टली मैनिपुलेट करने की सुविधा देते हैं। पावरफुल, फाइल हैंडलिंग, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और रिकर्जन जैसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को सपोर्ट करती है। अब जो सी लैंग्वेज है उससे हम टेक्स्ट फाइल को भी, अपनी जो टेक्स्ट फाइल लिखते हैं हम उसको भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं। रन टाइम में प्रोग्राम को चलाते चलाते किसी भी जैसे डेटा को हमें सेव कराना है तो उसमें रन टाइम में हम मेमोरी दे सकते हैं उसके लिए।
मैलोक और कैलोक फंक्शन का यूज होगा इसमें। ये भी सब आएगा आपका सिलेबस में, अगर समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल यहाँ पे अब एक तरह से व्यू गो थ्रू करते रहिए अपने माइंड में चीजें, धीरे धीरे आपको सब चीजें क्लियर होने लगेंगी। फास्ट एग्जीक्यूशन, सी में लिखे प्रोग्राम जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज के करीब होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मिड टाइप भी बना सकते हैं इसका, ये जो होती है मशीन लैंग्वेज के ज्यादा करीब होती है, तो इसके प्रोग्राम जो है जल्दी रन होते हैं। कंपाइलर जो है बहुत जल्दी सी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में और कंप्यूटर से समझ लेता है। वाइडली यूज, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर और गेम डेवलपमेंट जैसे कई एप्लीकेशन के लिए सी लैंग्वेज का यूज होता है। तो वाइडली यूज इसलिए होती है सी लैंग्वेज आज के टाइम में भी क्योंकि ना ये बहुत फास्ट होती है अब, और बहुत फास्ट होती है और ये मशीन लैंग्वेज के करीब होती है, तो इसमें कोड होता है वो जल्दी रन हो जाता है, इसलिए ये अब भी यूज होती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो प्रोग्राम बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती है। सी प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट दैट वर्क टुगेदर टू आर्काइव स्पेसिफिक टास्क, टाइपिकली स्ट्रक्चर इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट। एक सी प्रोग्राम फंक्शन और स्टेटमेंट का कलेक्शन होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को आर्काइव करने के लिए काम करता है। एक टाइपिकल सी प्रोग्राम को कंपोनेंट नीचे दिए गए हैं, जैसे कि सी प्रोग्राम के कंपोनेंट नीचे दिए गए हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, स्टार्ट विद हैज, एग्जांपल इंक्लूड और डिफाइन, यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल और डिफाइन कांस्टेंट मैक्रोज, एग्जांपल हैशटैग इंक्लूड studio.h, इंक्लूड द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कोड की शुरुआत आप यहाँ से ही करेंगे। ये जो होती है ये इनबिल्ड लाइब्रेरी होती है, इसमें बहुत सारी फंक्शंस होते हैं जो ऑपरेटर के बीच काम करेंगे, जैसे कि स्कैनएफ और प्रिंटएफ। आपको आगे समझ में आएगा जब आप कोड में देखेंगे। आप बस समझ लीजिए कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये हैशटैग से स्टार्ट होते हैं, एग्जांपल हैशटैग इंक्लूड, हैशटैग डिफाइन। हेडर फाइल इंक्लूड करने या कांस्टेंट मैक्रोज डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं, एग्जांपल हैशटैग इंक्लूड studio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन, डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल एंड फंक्शन एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम, डिक्लेयर करता है जो पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होता है। मेन फंक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ इसके अंदर ही आप कोड लिखेंगे सारा। द एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम, एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव मेन फंक्शन वेयर द एग्जीक्यूशन स्टार्ट। प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, हर सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होना जरूरी है जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। सिंटैक्स देख लेते हैं इसका। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट, फिर मेन लिखेंगे, पैरेंथेसिस खोलेंगे और बंद करेंगे और कर्ली ब्रेसेस खोल देंगे। इसके अंदर हम जो भी प्रोग्राम होगा प्रोग्राम लिखेंगे, रिटर्न 0 करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बंद कर देंगे। तो रिटर्न 0 क्यों लिखा है, यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू दी है। INT का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, जो ये प्रोग्राम होगा ये रिटर्न करता है वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न 0 कर देंगे यहाँ पे। अब बस अब इतना समझिए कि इंट लगाएंगे, मेन लिखेंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे, बंद करेंगे, पैरेंथेसिस बोलते हैं इनको, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, जो भी कोड लिखेंगे वो इसके अंदर लिखेंगे यहाँ पे, फिर रिटर्न 0 लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस बंद कर देंगे। बस यहाँ पे आपका मेन फंक्शन खत्म हो गया। उससे पहले केवल और केवल यहाँ पे हम include.stdio.h लगाएंगे। फंक्शंस, यूजर डिफाइन और लाइब्रेरी फंक्शन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, एग्जांपल प्रिंटफ फॉर आउटपुट और कस्टम फंक्शन रिटर्न बाय द प्रोग्रामर। तो फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइन या लाइब्रेरी फंक्शन जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, एग्जांपल प्रिंटफ आउटपुट के लिए यूज होता है या प्रोग्रामर के द्वारा लिखा गया कस्टम फंक्शन। स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन, कोर लॉजिक ऑफ प्रोग्राम रिटन इनसाइड फंक्शन, प्रोग्राम के कोर लॉजिक जो फंक्शन के अंदर लिखे जाते हैं। तो जो भी हम कोड लिखेंगे फंक्शन के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। फंक्शन इन C are modular block of code that perform specific task. They make program more organized, reusable and easier to debug. C में फंक्शन एक मॉड्यूलर ब्लॉक होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। फंक्शन प्रोग्राम को ज्यादा ऑर्गेनाइज, रीयूजेबल और डिबग करने में इजी बनाते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन इन लाइब्रेरीज, एग्जांपल प्रिंटफ, स्कैनफ। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर। फंक्शन दो तरह के होते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरी फंक्शन, पहले से ही डिफाइंड फंक्शन जो लाइब्रेरीज में होते हैं, जैसे कि प्रिंटफ और स्कैनफ। हमने इंक्लूड करके जो वो लिखा था ना स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, तो ये वाले फंक्शन जो है प्रिंटफ किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए, स्कैनफ किसी चीज को स्कैन करने के लिए, यानी कि इनपुट लेने के लिए यूजर से। तो ये जो होंगे ये प्री डिफाइन होंगे लाइब्रेरी में, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली STDIO वाली में। यूजर डिफाइन फंक्शन क्या होता है, प्रोग्रामर के द्वारा बनाए गए होते हैं। जैसे कि हम बना सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न टाइप, जैसे हमने उसमें मेन फंक्शन में लिखा था इंट, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं हम। वॉइड का मतलब होता है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इंट का मतलब इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन जो करेगा, और
फ्लोट का मतलब फ्लोट वैल्यू करेगा। तो यहाँ पे हम रिटर्न टाइप लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, कुछ भी जो भी हमें बनाना है, फिर उसमें पैरामीटर पास करेंगे, जो भी वैल्यू इसमें देंगे वो अंदर जो कोड होगा वो वैल्यू वहां पे जाएगी, तो यहाँ फंक्शन बॉडी बन जाएगी। तो ऐसे बनाते हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शन। बेनिफिट ऑफ यूजिंग फंक्शंस, कोड रियूजेबिलिटी, राइट वंस यूज मल्टीपल आइटम्स। तो फंक्शन के यूज क्या होता है, एक बार लिखो और कई बार यूज करो। फंक्शन को हम एक टाइम लिख सकते हैं किसी भी, जैसे मान लीजिए हमने प्लस का फंक्शन बना लिया या माइनस का फंक्शन बना लिया या मल्टीप्लाई करने के लिए बना लिया, तो उसके जो उसमें डेटा देते रहेंगे, यहाँ पे पैरामीटर 1 को या 2 को पास कराना है और वो कोड काम करेगा और वो आपका रिटर्न कर देगा वैल्यू। तो फंक्शन का एक बार बनाए फंक्शन और बार बार उसको यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट तो ये है आपका फंक्शन का मॉड्यूलैरिटी, डिवाइड लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट। अब मॉड्यूलैरिटी में से हम क्या समझते हैं, बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर मैनेजेबल बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कैलकुलेटर डिजाइन करना है, तो एक बना लेंगे हम प्लस का फंक्शन, एक माइनस का फंक्शन, एक मल्टीप्लाई का फंक्शन और उस सबको जोड़ देंगे। इंप्रूव रीडेबिलिटी, इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। जैसे कि मैंने बताया कि कोड को समझना और मेंटेन करना इजी हो जाता है। देख लेते हैं करेक्टर सेट। सी लैंग्वेज में करेक्टर सेट क्या होता है, द करेक्टर सेट इन सी इंक्लूड और करेक्टर्स used to write programs. These include letters uppercase A to Z, lowercase A to Z. तो करेक्टर सेट होते हैं सी लैंग्वेज में, हम जो कोई भी वैल्यू इनपुट कराते हैं वो पहले से डिफाइंड होती है। तो इसमें लेटर्स होते हैं अपर केस ए से लेके जेड तक और लोअर केस ए से लेके जेड तक, लोअर केस भी। डिजिट्स होती है 0 से 9 तक। स्पेशल करेक्टर होते हैं लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वल टू, एंड एक्सेट्रा। व्हाइट स्पेस करेक्टर होते हैं, स्पेस देने के लिए हम खाली स्पेस पैरेंथेसिस के अंदर लिख देते हैं। टैब यानी कि टैब छोड़ने के लिए हम /t लिख देते हैं। न्यू लाइन के लिए /n लिख देते हैं। एस्केप सीक्वेंस होते हैं। रिप्रेजेंट स्पेशल करेक्टर यूजिंग बैकस्लैश, एग्जांपल न्यू लाइन के लिए और टैब के लिए। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये क्या होता है, इसमें करेक्टर सेट होता है सी में। सी टोकन्स, टोकन्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट इन सी प्रोग्राम, दे इंक्लूड कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स इन सी, आइडेंटिफायर, नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन, एक्सेट्रा, कांस्टेंट, फिक्स्ड वैल्यू। तो एक एक करके इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स विद प्रीडिफाइंड मीनिंग इन सी, एग्जांपल इंक्लूड int, float, if else, return, for, while, etc. cannot be used as identifier, variable और functions name। तो कीवर्ड्स क्या होंगे हमारे, कीवर्ड्स सी के प्रीडिफाइंड रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेशल मीनिंग होते हैं। एग्जांपल int, float, if else और for, while, etc. कीवर्ड्स को वेरिएबल या फंक्शन के नाम के रूप में यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स आर द नेम गिवन टू वेरिएबल, फंक्शन, एरेज, एक्सेट्रा। आइडेंटिफायर वेरिएबल, फंक्शन या एरे के नाम होते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका जरूर आता है कि आइडेंटिफायर के रूल लिखिए, आइडेंटिफायर बनाने के लिए रूल लिखिए। तो इसके 4 रूल हैं। सबसे पहला है मस्ट बिगिन विद द लेटर और अंडरस्कोर। नाम हमेशा एक लेटर या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। मतलब आप इसमें नंबर से शुरू नहीं कर सकते, एक लेटर से ही शुरू करेंगे या फिर अंडरस्कोर से शुरू करेंगे। कैन नॉट यूज कीवर्ड्स, कीवर्ड्स जो मैंने आपको बताया था रिजर्व वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल का या फंक्शन का नाम बनाते समय। शुड नॉट कंटेन स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। नाम में स्पेसिस या स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकते, सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है। ये केस सेंसिटिव होता है, जैसे कि अगर आप छोटे लेटर्स में अपना नाम लिख देंगे और बड़े लेटर में अपना नाम लिख देंगे तो वो आपको मतलब वो जो होगा वो आपका अलग अलग हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप छोटे लेटर या फिर बड़े लेटर में लिख सकते हैं। कहीं पे आपने फंक्शन का नाम बना दिया छोटे लेटर में, फिर उसको कॉल करेंगे बड़े लेटर में, तो आप ऐसे नहीं चलेगा। मतलब अगर आपने छोटे लेटर में लिख दिया तो उसको उसके जहां भी यूज करेंगे हम उसको बड़े लेटर में यूज नहीं करेंगे, उसको छोटे ही लेटर में लिखेंगे। तो ये होता है केस सेंसिटिव आपका। एग्जाम्पल माई वेरिएबल या फिर अंडरस्कोर 10 या फिर सम अंडरस्कोर ऑफ नंबर्स, ऐसे लिखेंगे हम जिसके भी नाम लिखेंगे। तो वेरिएबल समझ लीजिए, वेरिएबल क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है वेरिएबल। वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा। तो वेरिएबल क्या होता है, ऐसे कंटेनर होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करेंगे हम, किसी भी वैल्यू को स्टोर कराना है या कुछ भी कराना है वो उसमें क्या करेंगे, वेरिएबल को ही स्टोर करेंगे। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे हम उसका डेटा टाइप।
फिर वेरिएबल का नेम लिख के ये वाला सेमीकोलन जरूर लगाते हैं। किसी भी लाइन का एंड करने के लिए सेमीकोलन हम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लगाएंगे ही लगाएंगे। तो एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमें एज स्टोर करानी है, तो इसका वेरिएबल कैसे बनाएंगे। अब एज क्या होती है, एज तो नंबर में होती है 18 19 20, एज स्ट्रिंग में तो होती नहीं है, या फिर एज जो है हम उसमें कराएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर हमने नाम लिख दिया, जैसे एज ही नाम लिख दिया, एज लिखा और सेमीकोलन लगा दिया। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बन चुका है एज नेम का, ये खाली डब्बा है, अब इसमें वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी है। अब इनिशियलाइज कैसे करेंगे वैल्यूज, वही सिंटेक्स डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू लगा के वैल्यू लिख देंगे और ये क्या है सेमीकोलन लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इंट लिखा, एज लिखा इक्वल टू 25 और सेमीकोलन लगा दिया। तो एज एक हमारा खाली कंटेनर बन चुका था, उसमें क्या करा हमने 25 डाल दिया। तो इसमें क्या होगा, एज नाम के वेरिएबल में 25 आ गया हमारा। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट आर फिक्स वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, डिक्लेयर यूजिंग द कांस्टेंट कीवर्ड और डिफाइन। तो कांस्टेंट का खासकर यूज तो है नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट जो होता है वो वैल्यू होती है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। कीवर्ड बनाने के लिए कांस्टेंट कीवर्ड होता है, या तो हैशटैग डिफाइन का यूज करके डिक्लेयर करते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, कांस्टेंट कीवर्ड का यूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कांस्टेंट लिखा, फिर उसका डेटा टाइप बताया क्या है, फ्लोट है, यानी कि पॉइंट में आ रही है वैल्यू, फिर नाम लिख दिया पी फिर इक्वल टू 3.14। तो पाई की वैल्यू तो कभी चेंज होगी नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट कीवर्ड लगा दिया हमने वेरिएबल बनाने से पहले। फ्लोट लिखा, उसका डेटा टाइप लिखा किस तरह का है, वो फ्लोट तरह का है, फिर नाम लिखा, फिर उसमें वैल्यू असाइन कर दी, फिर सेमीकोलन से बंद कर दिया। तो यहाँ क्या करा हमने, CONST लगा दिया। तो ये क्या हो गया, ये प्रोग्राम को पता चल गया कि ये वैल्यू जो है कभी भी चेंज नहीं होगी। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, काम के स्टार्टिंग में ही हमने क्या हैशटैग करेंगे, डिफाइन करेंगे, नाम लिखेंगे और 100 लगा देंगे। यहाँ पे क्या है, तो मैक्स के अंदर क्या चीज है, मैक्स के अंदर 100 है जो चेंज नहीं होगा, तो मैक्सिमम क्या होगी, वैल्यू 100 ही रहेगी। ऐसे लिखते हैं हम कांस्टेंट को। अब डेटा टाइप समझ लीजिए, डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा ए वेरिएबल कैन होल्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया इंटीजर, तो ये क्या होता है, डेटा टाइप डिफाइन करते हैं कि एक वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। तो हम पहले से ही बता देते हैं यहाँ पे, जैसे इसको हमने बता दिया कि ये नंबर स्टोर करेगा, इंट। ऐसे ही बेसिक डेटा टाइप होते हैं सबसे सी लैंग्वेज में। सबसे पहला है इंटीजर, होल नंबर। तो इंटीजर जो होते हैं वो पूरे अंक होते हैं, जैसे 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी इंटीजर यानी कि जितने भी नंबर होते हैं ऐसे होल वर्ड्स होते हैं। सेकंड क्या होता है, फ्लोट होता है, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर जैसे 3.14 या 0.5, जिसमें पॉइंट आ गया वो हो जाते हैं फ्लोट। करेक्टर CHAR लिखते हैं, सिंगल करेक्टर। सिंगल करेक्टर के लिए करेक्टर CHAR लिखते हैं, जैसे कि A या फिर B या फिर Z S। या फिर डबल का यूज कम होता है, हाई प्रिसीजन डेसिमल नंबर। हाई प्रिसीजन डेसिमल नंबर के लिए डबल का यूज होता है। ड्राइव डेटा टाइप, ये आपको सेकंड सेमेस्टर में आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। एरे, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप, पॉइंटर, स्टोर मेमोरी एड्रेस, स्ट्रक्चर, ग्रुप, डिफरेंट डेटा टाइप। तो ड्राइव डेटा टाइप होते हैं जो हम खुद से बनाते हैं। तो 4 तरह के तो आप सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, डबल। और ये होता है ड्राइव जो हम खुद से बनाएंगे। एरे, एक ही टाइप के वेरिएबल का कलेक्शन, यानी कि उसमें जैसे मान लीजिए हमने एज में यहाँ पे एक एज स्टोर करी थी, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए हमको बहुत सारे मेंबर्स की, या मान लीजिए पूरे क्लास में बच्चों की एज स्टोर करानी है, तो अलग अलग होगी सबकी। तो वो हम एरे की सहायता से कर लेंगे, एक ही वेरिएबल में सेम डेटा टाइप, यानी कि सेम तरह की रहती है एज, तो वो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम टाइप। पॉइंटर क्या होगा, पॉइंटर स्टोर करेगा एड्रेस। ये वाला जो हमने वेरिएबल बनाया, ये प्रोग्राम में हमारा जो प्रोग्राम है हमारा, तो वो हार्डवेयर में मेमोरी जो हमारा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, तो उसका एड्रेस जो होगा वो पॉइंटर स्टोर करता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट डेटा टाइप का ग्रुप होता है। जैसे मान लीजिए एज भी स्टोर करानी है या फिर उसका एड्रेस भी स्टोर कराना है, तो उसको एक साथ स्टोर कैसे कराएंगे, तो वो स्ट्रक्चर की सहायता से करेंगे। आगे आगे देखेंगे, ये भी हम कमेंट्स देख लेते हैं। कमेंट्स आर नोट फॉर प्रोग्रामर एक्सप्लेन कोड इग्नोर बाय द कंपाइलर। तो कमेंट्स क्या होती है, कमेंट्स को कोड को समझने के लिए होती है और कंपाइलर इन्हें इग्नोर कर देता है। तो अगर हम कमेंट्स, किसी भी लाइन को कमेंट्स बना देंगे ना, तो वो कंपाइलर देखेगा ही नहीं। वो जो होगा हमारा, वो केवल हम अपने समझने के लिए, कोड को समझने के लिए लिखेंगे, बाकी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कंपाइलर या प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा उसको। तो ये दो तरह के होते हैं सिंगल लाइन कमेंट। स्टार्ट विद
डबल बैक स्लैश। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए, एक ही लाइन में कमेंट लगाने के लिए ऐसे लिखेंगे, डबल बैक स्लैश लगाएंगे, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। तो ये वाली लाइन जो होगी ये कोड समझेगा नहीं, ये वाली जो लाइन होगी ये प्रोग्राम में मान लीजिए कमेंट है, ये समझने के लिए लिखी हुई है, केवल एग्जीक्यूट नहीं करेगा इसको कंपाइलर। मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखेंगे, मान लीजिए हमें एक से ज्यादा लाइन में कमेंट लिखनी है, तो क्या करेंगे, एनक्लोज कर देंगे बैक स्लैश और एस्ट्रिक का साइन, फिर इसके अंदर लिख देंगे फिर एस्ट्रिक का साइन लगा देंगे, फिर बैक स्लैश से बंद कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे बैक स्लैश लगाया, एस्ट्रिक का साइन लगाया, फिर इसको दोबारा से एस्ट्रिक का साइन लगा, बैक स्लैश। तो इसके इन दोनों के अंदर जो भी होगा वो कमेंट में हो जाएगा। अब एक प्रोग्राम देख लेते हैं, सिंपल प्रोग्राम देख लेते हैं प्रिंट करने के लिए किसी भी वैल्यू को। तो सबसे पहले क्या किया हमने, इंक्लूड करा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच लगाया। ये सबसे शुरू में हमने क्या किया, इस वाली फाइल को इंक्लूड कर लिया प्रोग्राम में। तो ये सबसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव था, ये हमने समझ लिया था। फिर हमने क्या किया, हमने मेन प्रोग्राम बनाया, इंट मेन, पैरेंथेसिस खोला, बंद किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दिया। देखिए ये कमेंट है, बैक स्लैश लगाया है डबल, और यहाँ पे मेन फंक्शन लिख दिया है। मैंने बताने के लिए कमेंट लिखी है केवल कि ये कमेंट ये जो है ये क्या चीज है। तो जैसे ये वाली भी कमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, केवल ये वाला चीज एग्जीक्यूट होगी, ऐसे ही इसमें ये वाली चीज एग्जीक्यूट होगी। अब आगे देख लेते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट लिखा हमने एज तो 25 करा और सेमीकोलन लगा दिया। देखिए सेमीकोलन जरूर लगाएंगे, और जो भी अंदर लिखेंगे ना मेन फंक्शन के, तो उसमें सेमीकोलन जरूर लगाएंगे लाइन एंड होने पर। फिर हमने क्या किया, कांस्टेंट किया पी, फिर हमने कांस्टेंट, फिर उसका डेटा टाइप बताया, पाई की वैल्यू देनी है हमें 3.14, फिर हमने सेमीकोलन लगा दिया। फिर हम क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे, मतलब इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कैसे कराते हैं, स्ट्रिंग के लिए हम कुछ नहीं लिखते, प्रिंट एफ लिखते हैं, डबल कोट में के अंदर जो भी हमें प्रिंट आना वो लिख देते हैं। तो हेलो लिखा, हेलो वर्ड लिखा, फिर हमने फॉरवर्ड स्लैश एन लगाया नेक्स्ट लाइन के लिए, जिससे पहले ये प्रिंट हो, फिर नहीं तो दूसरी वाली लाइन में प्रिंट हो जाए। नहीं तो अगर हम ये वाली चीज नहीं लगाएंगे ना, तो फिर ये हेलो वर्ड और ये एक ही लाइन में प्रिंट होगा। अब किसी भी इंटीजर को प्रिंट कराने के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ लिखेंगे, फिर परसेंटाइल डी जरूर लगाते हैं इंटीजर के लिए, और फ्लोट के लिए लगाते हैं परसेंटाइल एफ। तो हमने प्रिंट वैल्यू ऑफ पाई लिखा, यहाँ परसेंटाइल 2f, और फिर हमने नेक्स्ट लाइन में क्या किया, हमने पाई की वैल्यू प्रिंट करा दी, रिटर्न 0 लगाया, और हमने जो था कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल प्रोग्राम हो गया ये हेलो वर्ड और वेरिएबल का डेटा प्रिंट कराने के लिए। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट यूनिट खत्म होती है, इसको आप एक दो बार रिवीजन कर लीजिए और आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। मिलते हैं आपसे सेकंड यूनिट के साथ।